हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा क्लास 12th इकोनॉमिक का चैप्टर 3 उत्पादन तथा लागत में पार्ट 2। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन समझाए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है उत्पत्ति ह्रास नियम या उसका दूसरा नाम है क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम का अर्थ, उसकी सीमाएं और उसके लागू होने के कारण। तो ये टॉपिक बहुत आईएमपी है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये कब लागू होता है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अल्पकाल में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। अल्पकाल क्या होता है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अल्पकाल जहाँ पर उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, उसे अल्पकाल कहते हैं। तो उत्पत्ति ह्रास नियम कब लागू होता है? अल्पकाल में लागू होता है। इसका दूसरा नाम याद रखिएगा, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम। ह्रास का मतलब ही अपने आप में होता है कम होना, किसी चीज में कमी होना, उसे ह्रास कहते हैं। और उत्पत्ति से यहाँ पर तात्पर्य उत्पादन से है। अब इसको लिखेंगे कैसे? अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर और अन्य साधन में क्या करते हैं? वृद्धि। अभी मैंने बताया अल्पकाल क्या होता है, जिसमें कुछ साधन कैसे होते हैं? स्थिर, और अन्य साधन की मात्रा में क्या की जाए? वृद्धि की जाए। तो औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन क्या होता है? कम होता है। इसे ही कहते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम। ध्यान से समझिएगा। जब उत्पत्ति के साधन में क्या की जाती है? वृद्धि, यानी बढ़ाया जाता है, तो उससे जो उत्पादन होता है, कौन सा? औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन क्या होता जाता है? कम होता जाता है। इसे हम कहते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम। इसको लिखना कैसे है? उत्पत्ति ह्रास नियम उस नियम को कहते हैं अल्पकाल में जब कुछ साधन स्थिर रखकर अन्य साधन की मात्रा में क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है, तो औसत उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन कम होता जाता है। इसे हम कहते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम। ये इसका मीनिंग हो गया। अब ये कहाँ लागू होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये लागू होता है भूमि, कृषि, खनन, मत्स्य पालन, भवन निर्माण आदि क्षेत्र में ये नियम लागू होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि कब लागू होता है, तो आप ये वाले पॉइंट्स याद रखिएगा। अब मैं आपको इसको एक टेबल से समझाऊंगी। ये मैंने टेबल बनाई है, और ये टेबल अगर आप एग्जाम में बनाकर आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, और आपकी परफॉर्मेंस चेक होती है कि हाँ वाकई आपने कुछ लिखा है। और ये बहुत आसान भी है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैंने कुछ नहीं करा, आपको कॉलम याद रखना है बस। श्रम इकाई, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। ठीक है, यहाँ पर आपको 1 से 5 तक की गिनती लिख देना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम, देखो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। मैंने ना यहाँ इसको आप इधर कर लिए और इसको इस तरफ, तो आप समझ जाएंगे। अब सीमांत उत्पादन सबसे पहले कर बना लीजिएगा इस तरफ। देखो इसमें क्या है, कुछ नहीं, आपको 10 से उल्टे नंबर लिखना है। 10, 9, 8, 7 और 6 ये नंबर लिख दिए। अब ये बस इतने 2 कॉलम बना लिए, ये कॉलम आपके अपने आप बन जाएंगे। देखिए कैसे बनेंगे? कुल उत्पादन यानी जोड़ना है, तो देखिए सबसे पहले 10 यहाँ पर भी होगा और 10 यहाँ पर भी होगा। उसके बाद हम ये जो नंबर से ये प्लस करते जाएंगे। 10 में 9 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? 19। तो देखिए 10 में आपने 9 को प्लस कर दिया, कितना आ गया? 19। 19 में आप 8 प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 27। 27 में आप 7 प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 33। 33 में 6 प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 37। ये कुल उत्पादन हो गया। कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये इधर आ जाएगा, फिर इसमें ये प्लस करते करते जिगजैग बनाते बनाते आपको सारे लिख लेने हैं। औसत उत्पादन क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए बहुत आसान है ये भी। 10, 9 उससे आधा आधा कम कर दीजिए। 10, 9.5, 9, 8 यहाँ पर आप 8 कर लीजिएगा, और यहाँ पर 7.4 अपने हिसाब से अप्रोक्स नंबर लेकर यहाँ पर आप लिख दीजिए। अगर इतना कर देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। तो ये हो गई आपकी उसकी टेबल। इसे ये भी बोलते हैं तालिका द्वारा समझाइए, तो ये उसकी तालिका हुई। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि उत्पत्ति ह्रास नियम कब लागू होता है। तो आप ऐसे लिखेंगे, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण निम्नलिखित है। यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। इसको ये हेडिंग है, इसकी डिटेल मैं आपको समझा रही हूँ, आप डिटेल खुद बनाकर लिखेंगे। एक या एक से अधिक साधन स्थिर। कैसे लिखेंगे? उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का सबसे पहला कारण एक या एक से अधिक साधन का स्थिर होना है। मतलब जब एक या एक से ज़्यादा साधन को क्या कर रखा जाता है? स्थिर रखा जाता है, तब वहाँ पर क्या लागू होता है? उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। दूसरा हम लिखेंगे उत्पादन के साधन की सीमितता। सीमित वर्ड क्या होता है कि हम बहुत कम है हमारे पास साधन, हम उसे ना तो उसे बढ़ा नहीं सकते हैं, तब वहाँ पर उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। उत्पादन के साधन सीमित होते हैं, तब उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। अर्थात उत्पादन के साधन को हम
बढ़ा नहीं सकते हैं, उसकी हमारे पास क्या है, कमी है, हम उसमें वृद्धि नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर है साधन की अविभाज्यता। अविभाज्यता का मतलब होता है कि हम उसे तोड़ नहीं सकते हैं, उसके टुकड़े नहीं कर सकते, हमें उसका पूरा पूरा क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, जिसको हम आधा आधा नहीं कर सकते, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। साधन छोटा है, उसके टुकड़े करोगे तो वो नष्ट हो जाएगा, वहाँ पर ये यूज़ होता है। साधन की अविभाज्यता होती है तब उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, अर्थात साधन को अगर टुकड़ा किया गया, तोड़ा गया, तो वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक घोड़ा अगर यूज़ करना तो पूरा ही करोगे ना, उससे बीच में से कटोगे तो क्या वो काम कर वापस हम उससे कुछ काम ले सकते हैं, नहीं, वो तो खत्म ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है साधन की स्थानापन्न नहीं। साधन का कोई स्थानापन्न नहीं, मतलब साधन है ही नहीं। हम उस जैसे शक्कर की जगह हम गुड़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साधन होते हैं जिसको हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, जिसकी जगह हम दूसरा कोई सा भी साधन यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। हेडिंग बनाकर डिटेल आपको कम से कम 3-3 लाइन की लिखना है। पहली तो आप लाइन यही लिख सकते हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का पहला कारण ये है, ऐसे आप पॉइंट बना बना कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है उत्पत्ति ह्रास नियम की सीमाएं। सीमा बोलिए, या ये कब लागू नहीं होता है ना, तो ये IMP है, ये भी एग्जाम में आया है, इसकी भी हम लिखेंगे। उत्पत्ति ह्रास नियम के सीमाएं निम्नलिखित है। सबसे पहला अल्पकाल में। अल्पकाल मतलब अभी मैंने समझाया कि ये जो नियम है ये कब लागू होता है, केवल अल्पकाल में लागू होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम दीर्घकाल में लागू नहीं होता है, ये हमेशा लिख देंगे। फिर कृषि कला के लिए उपयोगी, तो उत्पत्ति ह्रास नियम किसके लिए उपयोगी है, केवल कृषि कला के लिए उपयोगी है, ये उसकी एक क्या है, सीमा है। फिर तकनीक स्थिरता। उत्पत्ति ह्रास नियम में तकनीक कैसी होनी चाहिए, स्थिर होना चाहिए। फिर साधन की इकाई समान होना, मतलब उत्पत्ति ह्रास नियम कब लागू होता है, जब साधन की सभी इकाई समान हो, असमान इकाई में लागू नहीं। ये ऐसा आप लिख देंगे कि असमान इकाई में लागू नहीं। ठीक है, ये आगे बना देंगे, ये केवल कृषि कला में उपयोगी है, अन्य क्षेत्र में उपयोगी नहीं। ठीक है, ये इसकी सब सीमाएं हैं। तकनीक स्थिरता, अगर अस्थिर हो तो ये लागू नहीं होगा। ये अल्पकाल में लागू होता है, दीर्घकाल में लागू नहीं होगा। ऐसे आप उसकी सीमाएं बना बना कर लिख सकते हैं आगे। तो ये आपका उत्पत्ति ह्रास नियम जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ये एक IMP टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। जितने क्वेश्चन मैंने समझाए हैं उनकी आप प्रैक्टिस करिए। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आगे उसकी और वीडियो बना दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके आप शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।